दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप एक अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। अब आज हम हमारा जो छोटा सा दफ्तर है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो आज सोचा कि एक जो काम की बात है, जानकारी की बात जो है आपके लिए, वो यहीं से आज रिकॉर्ड कर ले। तो आप जैसे देख रहे हैं मेरे साथ हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं दिलीप पटेल साहब, वो बैठे हुए हैं। हम आज उनसे वार्तालाप करेंगे। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि 20 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात की मुलाकात पे हैं। गुजरात का दौरा है और वहाँ वो जा रहे हैं भावनगर, और भावनगर जाकर वो जैसे करते हैं लोगों को संबोधित करेंगे। जवाहर मैदान में उनकी सभाएं आमतौर पे होती है और इस बार भी यही होने वाली है। ये अब जब ये आ रहे हैं और फिर से बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, तब दिलीप भाई ने कहा कि मयूर भाई, हम क्यों हमारे दर्शकों को गुजरात के और हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों के हमारे जो सब दर्शक परिवार गण है, सभ्य हैं, उनको क्यों ये न बताएं कि इससे पहले भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भावनगर, पर्टिकुलरली जब भावनगर जा रहे हैं तब भावनगर से और भावनगर का और उससे आसपास जो जुड़े हुए कुछ क्षेत्र हैं उनके विकास को लेकर सालों पहले क्या बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या वायदे किए थे, और क्या वो जो एकदम लाल लाल लॉलीपॉप होती है वो सबको जो है हाथ में दी थी। अब तक जो है वो लॉलीपॉप को चूसते चूसते पीढ़ियां बदल गई हैं। पिता की उम्र का जो अभी होगा, जिसके कुछ संतान होंगे, उसको लॉलीपॉप पकड़ाई थी, अब तो उसके भी बच्चे होंगे, शायद वो भी हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, ये हम कह सकते हैं। तो इस पर आज बात करेंगे। तो दिलीप भाई, भावनगर की जब बात आती है तो दो चीज़ें तो बड़ी मुख्य रूप से तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक, धोलेरा SIR। मुझे याद है वो भाषण उन्होंने कहा था कि मुझे कोई छोटी बात नहीं सूझती है ना, मुझे अगर सपना भी आता है तो बड़ा आता है। तो वो जो कौन सा चाइना का शहर था कि बेजिंग, शंघाई, किसका जिक्र किया था और कहा था कि उससे 3 गुना या कुछ उतना बड़ा मैं एक शहर बसाने जा रहा हूँ। दिल्ली का 4 गुना, दिल्ली का 4 गुना एक शहर बसाने जा रहा हूँ जिसका नाम है धोलेरा सिटी, और उसको फिर SIR बना दिया है ना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इसको कहते हैं SIR को। वो बिहार वाला SIR नहीं, वो अलग है, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, विस्तार प्रदेश है ना। अब वो कब से जो है, मैंने भास्कर में स्टोरी भी की थी 2015-16 में। सौरभ पटेल बड़े गुस्सा हो गए थे उस समय, तो वो देख रहे थे ना पूरा, तो मुझे बोला, मेरी बायलाइन स्टोरी थी, मैंने स्टोरी की थी कि धोलेरा SIR की जो गाड़ी है उसका गियर चेंज नहीं हो पा रहा है, तो बड़ा गुस्सा हो गया। अच्छा, मैंने उसमें कोड भी लिया था उसका। अब दूसरे दिन मुझे बुला के कहता है कि अरे मैंने तुमको छापने के लिए कोड थोड़ी दिया। मैंने कहा तो कोड का क्या करूं मैं, मतलब क्या, मैं क्या उसको सर्टिफिकेट बनवा के कहीं टांग दूं क्या? मैंने कहा आपसे पूछ के आपका वर्जन लिया हुआ है और मैंने छापा है। और मैंने कहा मैं और आप दोस्त तो है नहीं, क्या सौरभ भाई क्या हाल चाल, चाय कैसी थी आज, क्या खाना खाया, पूछने के लिए तो फ़ोन करूंगा नहीं। मैंने तो स्टोरी के लिए फ़ोन किया था, आपने जवाब दिया था, हमने वो जवाब छापा है। अब आप इसमें, मैंने कहा देखो वो पत्रकार अलग होते हैं जिस पे आप गुस्सा हो सकते, यहाँ पे गलती मत करना। तो पंगा भी मेरा हो गया था एक। तो धोलेरा SIR अरबों खरबों रुपए का एक तरह से सपना इन्वेस्टमेंट से लेके डेवलपमेंट का दिखाया गया, पूरा नहीं हुआ अब तक। उसी तरह से उससे भी पहले जो एक बहुत बड़ा गाजर भावनगर के रीजन के जो क्षेत्र के लोग हैं उनके सामने लटकाया गया, वो था कल्पसर योजना। मतलब कि स्वीट वाटर बॉडी, और वो भी बहुत बड़ी, शायद दुनिया में सबसे बड़ी वाली बात थी कि दुनिया में सबसे बड़ी स्वीट वाटर बॉडी जो है वो बना दी जाएगी। वो कब से वो झुंझुना जो है वो हाथ में लेके बैठे हुए, कुछ हो नहीं रहा है। और वो नवला वाला मैं कभी भूल नहीं सकता, हर बार मुझे वो नवला वाला साहब याद आते हैं जो इसके सचिव या पता नहीं उनको एक ऑफिस दी थी और उनको ये हवाला दे दिया था। अभी भी वो संभाल रहे थे, अभी भी वो क्या संभाल क्या रहे हैं वो ये सोच में नहीं आ रहा। तो ठीक है,
तो 2 प्रोजेक्ट बढ़े। और तीसरा भाई भावनगर का जो बगल में अलंग का जो शीप ब्रेकिंग यार्ड है ना, वो दिन ब दिन खस्ता हाल उनका हो रहा है। उसको रिवाइव करने को लेकर भी बहुत सारी बार जो है वो वादे किए गए, भाषण दिए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उसकी हालात ठीक हो नहीं रहे। वो धीरे धीरे ज़्यादा और मंदी और मतलब कि बीमार अवस्था में जो है वो जा रहा है। तो हम दिलीप भाई साहब ये समझें कि छोटी सी हमारी बातचीत होगी 20 मिनट की, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे अब ये तीनों जगह पे क्या स्थिति है। सर आप बताएं हमारे दर्शकों को। इसमें पहली बात तो ये है कि बे ऑफ कैम्बे जो हम बोलते हैं, खंबात जो सी लैंड है जी, तो वहाँ एक कल्पसर योजना बनाने का प्रोजेक्ट था। केशुभाई पटेल की गवर्नमेंट ने वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। डॉक्टर अनिल काने जो है बड़ौदा के थे, अब तो नहीं रहे, उनका बेसिकली उनका एक प्रोजेक्ट था। तो एक केशुभाई ने अनाउंस किया कि हम वहाँ कल्पसर बनाएंगे। बाद में केशुभाई की गवर्नमेंट चली गई और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, तो वहाँ स्टडी आज तक उनका स्टडी चल रहा है। अभी तक 400 करोड़ रुपए का उनका खर्च भी हो चुका है स्टडी का, सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और एनवायरमेंट स्टडी दोनों का। तो आज भी वो चालू है। करीबन 1900 आई थिंक 99 में शुरू हुआ था, 98 में 98 या 99 में शुरू हुआ था। 1998 में केशुभाई ने अनाउंस किया था। तब से लेके आज तक वो सिर्फ स्टडी ही चल रही है। तो एक्चुअली जब अनाउंस किया था नरेंद्र मोदी, और वो सर फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी टेबल हुआ है क्या? केवल तो हुआ, हाँ, नहीं पहला नहीं, मैं एक के बाद दूसरा भी हुआ है कुछ मेरे ख्याल से। एक एनवायरमेंट का हुआ है, हाँ, और 2 के हुआ फिजिबल है कि नहीं, वहाँ डैम बनाना जो डैम बनाना है तो वो फिजिबल है कि नहीं, ये दोनों का हो गया है। और कई काफी सारे स्टडी करने थे तो वो चल रहे थे जी। तो इसमें ये तब नरेंद्र मोदी शिप में बैठ के जब भावनगर गए थे तो उसी समय उन्होंने वहाँ अनाउंस शिप में बैठ के समुद्र के बीच वो अनाउंस किया था कि हम कल्पसर यहाँ बनाएंगे। और उनका डेट भी दी गई थी कि हम 1998 में ये पूरा खत्म कर देंगे, पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये अनाउंस हुआ था। इनका सबसे बड़ी बात तो ये है कल्पसर की कि ये नर्मदा डैम से भी ज़्यादा बड़ा ये होने वाला था, क्योंकि इनसे 2 बातें होनी थी। एक तो 8 लाख हेक्टर जो अभी लैंड जो फर्टाइल लैंड नहीं है वो फर्टाइल होगी, ऐसा बताया गया था उसी समय। और 10 लाख हेक्टर में इनसे इरिगेशन होगी। भावनगर से लेके द्वारका तक का जो कोस्टल एरिया है पूरा वहाँ पे, तो ये काफ़ी सारी बड़ा प्रोजेक्ट था। पीने का पानी का वहाँ पर पोर्ट बनाना था, विंड एनर्जी थी और हाइड्रो पावर थे। इन पर 12 लेन का रोड बनने वाला था, रेलवे भी बनने वाली थी, और सब कुछ उन्होंने डिक्लेयर किया था उसी समय। तो उसी समय अनिल काने भी उनके साथ थे, और वहाँ के एमएलए थे डॉक्टर कनुभाई कलसरिया, वो भी इनके साथ थे। तो वहाँ किया था कि हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज तक कुछ हुआ नहीं है। बार बार उन्होंने कहा है, 3 बार तो उन्होंने खात मुहूर्त किया है, 3 बार, तो ये भी नहीं हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट एक तो बात है कि कल्पसर उन्होंने डुबा क्यों दिया कि जो आपने जो बताया धोलेरा सिटी और धोलेरा सर के, तो वहाँ वो धोलेरा सर बनाना चाहते हैं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट उनका है, और ड्रीम सिटी बनाना चाहते हैं। दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी उन्होंने डिक्लेयर की थी कि यहाँ हम बनाएंगे। तो 2007 में उन्होंने कहा था कि ये बनाएंगे, आज तक वो भी नहीं बनी है। वहाँ 2-3 इंडस्ट्री आई है, वो भी उन्होंने इन्वेस्ट करने की सर एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो फिजिबल नहीं है। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट था। फिर भी बना रहे, जबरदस्ती बना रहे। वो मिट्टी, वो जो है ना समंदर से सटा हुआ इलाका है पूरा, और वहाँ ज्वार भाटा चलता रहता है। पानी एक मतलब लंबे एक डिस्टेंस तक जो है, जब ज्वार आती है तो वो आ जाता है पानी और फिर वापस चला जाता है। तो वो बड़ा मुश्किल है। वो ज़मीन बड़ी उस तरह की जो दलदल जैसी ज़मीन है। तो अब लेकिन फिर भी अभी उनको वहाँ बनाना है। और ये कल्पसर की बात कर रहे हैं दिलीप भाई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एक डैम बनाने की बात है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर वो है लगी है बात। वो अब बन रहा है, पता नहीं
ये ख्याल में बन गया है। ख्याल में बन गया नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। वहाँ प्राइवेट जो है बनाने के लिए तैयार थे, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये धोलेरा सिटी बनाना चाहते। अगर जो कल पसर बनते हैं तो धोलेरा सिटी नहीं बन सकती। तो धोलेरा सिटी की जो बहुत सस्ते में उनकी जमीन ली गई है, आसपास कई बीजेपी के लीडर्स की जमीन भी है। तो सर ये स्कैम है, ये बताना चाहिए, सबसे बड़ा स्कैम है धोलेरा SIR और धोलेरा सिटी के नाम पर। मैं आपको बताऊं, अगर मुंबई से मेरे कोई हमारे दर्शक जो देख रहे हैं और अगर गलती से वो इन्वेस्टर हैं तो उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग ठगे गए हैं सर। धोलेरा SIR और सिटी के बारे में डिक्लेयर जब मोदी साहब ने किया, उससे पहले चंद बीजेपी के चंद नेताओं ने बहुत ही सस्ते दाम पे, क्योंकि वहां उस समय तो जमीन का कोई दाम ही नहीं था, बिल्कुल नहीं, वो मतलब कौड़ी के भाव वहां जमीन थी, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। पहले इसकी घोषणा हो उससे पहले कुछ चंद नेताओं ने वहां पे जमीन इतनी बड़ी तादाद में खरीदी है कि पूछे मत। उसके बाद ये घोषणा हुई तो अचानक से जमीन के दाम 2 गुने 3 गुने 4 गुने तक हो गए। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने मोदी साहब की औरा और मोदी साहब की आभा मंडल से प्रभावित होकर, दिलीप भाई, उन्होंने करोड़ों मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास के कोई ऐसे इन्वेस्टर, कुछ लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आपके पास भी तो केसेस आए होंगे, और उनके पैसे भाई साहब हो गए बर्बाद हो गए। वहां कुछ नहीं हो रहा। अभी लास्ट ईयर भी 1200 करोड़ का स्कीम आया है। हाँ, लास्ट ईयर दिल्ली के कई जो एजेंट थे उन्होंने जमीन बेची है, जमीन का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसी जमीन। तो ये बात सही है कि वहाँ सबसे बड़ा लैंड स्कैम हुआ। लैंड स्कैम किस तरह का हुआ है, एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये ऐसा एक एरिया है कि जहाँ पहले सरस्वती और सिंधु का पानी वहाँ पे निकलता था, और इनका जो मिट्टी आती थी नद में, तो यहाँ ये स्टेबल होती थी, तो उनकी वजह से ये पूरी जमीन उभर के आई है। और उनका फाउंडेशन नहीं है, इसलिए एयरपोर्ट भी नहीं बन रहा है, बनने वाला भी नहीं है। बनाएंगे तो भी वो टूट जाएगा। प्लेन जैसा बड़ा प्लेन लैंड होकर वो दब जाएंगे, तो नहीं होने वाला है। तो अब वो कहते हैं कि हम करेंगे, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का रिपोर्ट कि एयरपोर्ट पॉसिबल नहीं है। पहले खेदरा में बनाने वाले थे, बाद में ये यहाँ पे बनाया है। तो ये बात थी। तो ये जो स्कैम जो मैं बता रहा हूँ, तो ये स्कैम ऐसा है कि कई सर्वे नंबर ऐसे हैं, जमीन के जो सर्वे नंबर है वो दरिया के अंदर चले गए। मैंने कहा ना, पानी आता है कुछ समय के लिए, कुछ महीने रहता है, फिर पानी वहां से वापस चला जाता है। वो समुद्र में वो काफी सारे सर्वे नंबर हैं, वो चले गए। तो क्या हुआ कि बीजेपी के जाने माने लीडर, वहाँ के लीडर है, नाम नहीं बोलूंगा मैं उनके, क्योंकि उनके नाम से तो नहीं ली जमीन, दूसरे के नाम से। तो उन्होंने ये जो सर्वे नंबर थी जमीन जो समुद्र में डूब गई है, तो वो जमीन खरीद कर ली। उनका जो ओरिजिनल थे ओनर, उनके पास से, और वो ये जमीन उनको, ये धोलेरा सर का जो कंपनी है, उनको बेच दी। तो ये सबसे बड़ा, मतलब समंदर के पानी में डूबी हुई जमीन जो है, वो उस नेता के जो भी रिश्तेदार वगैरह जो होंगे, उन्होंने वो डूबी हुई जमीन जो है वो सरकार SIR को बेच दी है। SIR ने खरीद भी ली, वो दरिया समुद्र में है। तो ये स्कैम है। इनके आसपास भी काफी सारे स्कैम हुए हैं। तो पूरा ये जो धोलेरा है, इसमें अभी कोई फिजिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे इंडस्ट्री आ सके। और पहली बार जब डेडलाइन दी गई थी कि ये बन जाएगा, वो डेडलाइन मेरे ख्याल से कुछ 10 साल की थी कि फेज 1 खत्म हो जाएगा। 2007 में शायद इसकी घोषणा हुई थी, हुआ था, और कहा था कि पहला फेज 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा। अब वो जो डेडलाइन है, वो हर चीज भविष्यगामी होती है ना मोदी साहब की, होगा, ये हो जाएगा। वैसे ये भी जो है, मैं आपको बता दूं, अब ये इसको डिले कर दिया गया, पोस्टपोन किया गया, और ये है कि अब अभी तक पहला चरण भी समाप्त तो ठीक से हुआ नहीं है। अब 2032 और 2042 की डेडलाइन दी गई, जो 2018 में बनने वाला था। पहला फेज वहां खत्म होने वाला था, जहां तक मुझे याद है। और वहाँ ये अल्टरनेट अहमदाबाद सिटी का जो लोग है वहाँ बसने वाले थे, तो 10 लाख लोगों को वहाँ बसाना था। कुछ भी नहीं, आज एक भी बिल्डिंग रहने के लिए नहीं बनी है। तो भावनगर जब जाएंगे मोदी साहब, तो भाई अब ये सब बातें तो हम करेंगे ना, पूछना पड़ेगा, हमारा काम है ये कि SIR का क्या हुआ सर, या तो SIR या सिटी बनाइए धोलेरा, या फिर कल्पसर का कुछ कीजिए।
है ना। कल्पसर में अब तक 400 करोड़ रुपए तो आपने दिलीप भाई कह रहे हैं डाल दिए। अच्छा, वैसे ही धोलेरा में भी ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है, हो तो रहा है लेकिन वो बेमतलब है, बता रहे हैं। यस, हाँ मतलब खर्चा हो रहा है सिटी बनाने के लिए, कुछ बिजनेस पार्क बने, ये सब बने हैं, एक्सप्रेस वे भी बना है, लेकिन जो ख्वाब दिखाया गया था उस ख्वाब के इर्द गिर्द या तो आसपास की कोई बात वहाँ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो भावनगर जब पहुँचेंगे महाराज तो ये तो पूछेंगे ना कि ये 2 प्रोजेक्ट का क्या हुआ, या तो ये कीजिए या वो दूसरा वाला पूरा कीजिए। और फिर बात रहती है अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड की। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से एक नया प्लान दिया जा रहा है इस बार अलंग को लेकर। इस बार 1,34,000 का अलग अलग प्रोजेक्ट का अनाउंस 1,34,000 करोड़। हाँ, तो वो प्रोजेक्ट वहाँ पे वो अनाउंस करने वाले हैं ये 20 तारीख को। तो इसमें ये भी है अलंग वाला भी है कि अलंग का एक पूरा नया स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ऐसा अनाउंस करेंगे। इससे पहले भी 3 बार हो चुका है। तो ये करने वाले। और बाकी भाई देखिए वो जो घोघा से भावनगर से लेके वो जो हजीरा अपना ये हजीरा कब रोरो फेरी कहाँ तक की, हजीरा भावनगर से वो उधर से हजीरा वाली जो रोरो फेरी है वो रोती रोती ही जा रही है। देखिए वो जो समंदर से डिस्टेंस कम करके सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात को जोड़ने की बात है, वो इसलिए बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ ड्रेजिंग लगातार करना पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी जमा हो जाती है और जो क्रूज़ है वो कई बार ऐसा होता है कि कहीं फंस जाता है मिट्टी में, क्योंकि उतना डेप्थ है नहीं उसका और मिट्टी आ जाती है। तो वो भी जो है वो रोते रोते ही प्रोजेक्ट जो है थोड़ा बहुत चलता है, नहीं चलता है, ऐसा कुछ है। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई एक नहीं मतलब 2 या 3 ख्याली पुलाव जो हमको पका के सबको खिलाया था मोदी साहब ने, जब वो भावनगर आ रहे हैं तो हम ये पूछना चाहेंगे गुजरात के नागरिक होने के नाते कि महाराज ख्यालों में तो आपने बहुत कुछ खिला दिया, लेकिन हकीकत में ये थाली में कुछ हमारे दोगे या नहीं दोगे? भावनगर वाले हमारे जो भाई बहन, हमारा जो पूरा और बड़ी कम्युनिटी है ना वहाँ भी, तो मतलब वहाँ समंदर पर निर्भर बहुत सारी कम्युनिटी है, फिशरमैन से लेके वहाँ से लेके किसान से लेके, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब मैंने सुना तो मैं तो क्वाइट यंग था, मैंने कहा यार बहुत बड़ा कल्पसर, तो मतलब मैंने जब कल्पना सुनी कल्पसर की तो मुझे लगा कि अद्भुत है। जब तो केशुभाई की सरकार थी, मैंने कहा ये हो जाए तो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का इस तरफ का पूरा इलाका सर, द्वारका तक का, मतलब वो तो नंदनवन बन जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हो नहीं रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसी बातें हैं कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने कही थी वो नहीं पूरी हुई है। हाँ, इसमें एक सद्भावना उपवास जो किया गया था 2012 में, तो इनका एक बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ फास्ट किया था भावनगर में, और वहाँ एक काफ़ी सारी उन्होंने स्कीम भी बताई थी कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट है, और 10 साल के बाद भावनगर सिटी कैसा डेवलप होगा वो भी उन्होंने कहा था। मगर आज ये जो सिटी है वहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं। और आज भी कल वहाँ के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, भावनगर के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी जो ये सवाल पूछा है कि आप धोलेरा का क्या करने वाले हैं, आप कल्पसर का क्या करने वाले हैं। वहाँ के जो काफ़ी सारे 10 से 12 प्रोजेक्ट जो अनाउंस किए थे पहले मोदी साहब ने, इनका क्या अभी पोजीशन है, क्या करने वाले हैं, क्या अभी तो कागज पे ही है, धरती पर तो दिखाई नहीं देते, ये सवाल उठाया। और वहाँ के जो एक अच्छे पॉलिटिशियंस रहा करते थे, अब तो नहीं, अब तो वो सोशल वर्क करते हैं, डॉक्टर कनुबेकर बीजेपी के एमएलए भी थे। तो उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि अगर इनसे पहले जो मोदी साहब ने जो कहा था इनका इम्प्लीमेंट किया जाए। मगर वहाँ वो तो है ही है सर। अभी कुछ दिनों पहले भावनगर शहर के बहुत सारे इश्यूज हैं, रोड, रास्तों और इवन बस, जो सरकारी बस का जो इंटरसिटी का ये जो कम्यूटेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको लेकर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ सेटल नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना भावनगर के हमारे नागरिक हैं, उनके बिहाफ पे हमारा हक बनता है, हम पूछें। इसमें एक तो भावनगर जो है वो डायमंड के लिए जाना जाता है, सूरत के बाद सबसे बड़ा डायमंड का बिजनेस वहाँ पे है, और वहाँ एक डायमंड पार्क बनाने की भी एक बात थी, वो भी उन्होंने की थी। डायमंड पार्क कहीं भी नहीं देखता है, तो ये भी एक बात है। दूसरा, ये जो व्हीकल स्क्रैप की जो पॉलिसी लाए थे, जो वैसे तो
हमारे गडकरी साहब डिक्लेयर करने वाले हाँ, हाँ। उनको नहीं किया था, तो वहाँ स्क्रैप यार्ड बनाने वाले थे, वहाँ तो वो भी नहीं बना है। तो काफी सारी ऐसी योजना है मतलब समझिए कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और बस ये वो ख्याली पकौड़े जो है वो खिलाए जा रहे हैं सबको, तो हमको लगा कि आज इस बार बात होनी चाहिए। और कहा था कि नहीं 10 साल के बाद ये भावनगर ऐसा एक सिटी होगा कि लोग यहाँ पे बाहर से लोग आके रहेंगे, मगर अब सिचुएशन ये है जा रहे हैं छोड़ के कि वहाँ क्या पॉपुलेशन कम हो रहा है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट और भावनगर डिस्ट्रिक्ट दोनों का, तो क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, कुछ भी इंडस्ट्री नहीं है, अलंग के अलावा छोड़ के कुछ भी नहीं, जो थी वो भी कम हो रही है। डायमंड की जो इंडस्ट्री थी वहाँ भी अभी रिसेशन चल रहा है, तो लोगों को नहीं वहाँ पे रोजगार मिल रहा है, तो काफी सारी ऐसी दिक्कत है कि अब पिछड़ा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है भावनगर, जो ख्वाब बताए गए थे वो भी नहीं। और 3 वो पोर्ट बनाने वाले थे, हाँ 3 पोर्ट वहाँ पे बना, एक महुआ का था, एक भावनगर का था और दूसरा अलंग के आसपास का एक था। सोशियो यार्ड भी डेवलप, 3 नए बंदर बनाने की बात थी, वो भी अब कागज पे है। और आपको बता दें कि भावनगर मतलब कि अपने आप में बहुत ही गौरवशाली इतिहास रखता है। गुजरात में 2 शहरों को कल्चरल सिटी कैपिटल्स, मतलब गुजरात के कल्चरल कैपिटल के तौर पे जाना जाता है। सौराष्ट्र कच्छ के लिए भावनगर, और इस तरफ गुजरात और बाकी सब जो प्रदेश हैं उनके लिए बड़ौदा। बड़ौदा के रियासत होती थी गायकवाड़ साहब की, सयाजीराव गायकवाड़ साहब, और भावनगर के जो महाराजा जो थे कृष्ण कुमार सिंह जी, वो इतिहास में सब नाम दर्ज हैं। ऐसी इनकी मतलब बड़ा गौरवशाली इतिहास और बहुत बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट उनका। डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर पहले से था, किंग वहाँ के राजा रहते थे, हाँ, मगर जो वो काम करते थे वो इनका एक मिनिस्ट्री बनाई थी उन्होंने, कि जो लोगों के प्रतिनिधि इसमें, बिल्कुल प्रतिनिधि मंडल था, जन मतलब उस तरह से वो पूरा एक राज्य अपना चलाते। वो एक बड़ा मतलब कि अपना एक अद्भुत गौरवशाली इतिहास रखने वाला शहर, और आज वो इन लोगों के हत्थे चढ़ गया भाई साहब। तो वहाँ फिर वही कास्ट पॉलिटिक्स है कि कोली समाज के लोगों को आगे बढ़ाओ, या तो फिर इनको बढ़ाएंगे तो फिर क्षत्रियों का क्या होगा, फिर क्षत्रियों को बढ़ाएंगे तो पाटीदार क्या करेंगे। हाँ, ये बात आपने अच्छी बताई। हाँ, जो कास्ट की जो बात करते हैं, तो सद्भावना उपवास जो नरेंद्र मोदी ने किया था, हाँ, या अहमदाबाद GMDC ग्राउंड में, हाँ, पहला, हाँ, स्टेट लेवल का, वहाँ पे तो हाँ, पूरे देश के लोग या नेता लोग, नहीं पहले दिन कोई नहीं आया था, मैं था। बाद में फोन करके बुलाया गया। पहले दिन जब फियास्को हुआ तो बाद में सभी तो को फोन करके, फिर सबको जो है जो भी हुआ होगा, लेकिन दूसरे दिन फिर बाकी 2 दिन सब लोग थे आने वाला। हाँ, तो इसमें इनके बाद पूरे गुजरात के जितने डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट और सिटी में उनका सद्भावना उपवास हुआ था, तो ये भावनगर में भी हुआ था। तो आपने जो ये कास्टिज्म का बात बताई, तो उन्होंने वहाँ भावनगर में जाके बताया था कि कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने पूरा देश एक कास्टिज्म की वजह से खत्म कर दिया है, कास्टिज्म हम खत्म करने वाले हैं, मगर आज तक वहाँ के बढ़ा है सर, बढ़ा है, उन्होंने बढ़ा दिया नहीं, बताता हूँ। तो वहाँ पे अभी भी एक MLA ऐसे है कि केशुभाई सरकार में भी वो मिनिस्टर थे, आज भी वो मिनिस्टर है। एक अकेला मिनिस्टर ऐसा है कि जो कास्ट की वजह से वहाँ से इलेक्ट होते हैं भावनगर से, परसोत्तम सोलंकी, आज भी वो कास्टिज्म की वजह से उनको हर, और ये एक ऐसे मिनिस्टर है जो ज्यादातर मिनिस्ट्री में जाते ही नहीं है शायद बहुत कम जाते हैं, कम जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर है वो, अच्छी नहीं रहती। हाँ, मगर के भी इशू है। देखो ये कास्टिज्म के बेस पे ही वो इलेक्ट होते हैं, तो वहां उन्होंने ये भाषण दिया था कि हम कास्टिज्म खत्म करेंगे इनका। तो वही मैं कहता हूँ ना, वो जो दोगलापन है वो मतलब कि दिन ब दिन वो एक्सपोज होता जा रहा है। और हमारे दिलीप भाई तो गुजराती में एक काल चक्र करके कोई एपिसोडिक एक वो चला रहे हैं पूरा, कि मोदी साहब ने क्या वादे किए थे और कितने अधूरे हैं, तो फिर निकल के यही आता है कि सब अधूरा। तो गुजराती में तो वो पूरा एक सीरीज बना रहे हैं, चल रहा है हमारा गुजराती में। 90 एपिसोड हो चुके हैं, और विद प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट हम बताते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो हिंदी में भी शुरू करें, हम एक एपिसोड हफ्ते में कम से कम कर लें, कि भाई आपको भी जो है देश के हमारे जो बाकी साथ जो दर्शक हैं हिंदी भाषी हों या और अन्य भाषा वाले, तो उनको समझ में आए कि भाई क्या वादे करते थे, और फिर वादे जो है वो वादे फिर भूल जाते थे, है ना। वो एक गाना है ना हिंदी में कि तुम तो वादा करके भूल जाते हो, ऐसा कुछ है। तो यही हाल है। तो हमने कहा कि आपको बता दें, आज यही है। बस हम उम्मीद करते हैं कि
कम से कम कुछ थोड़ा बहुत जो बोला है उसका तो एक 5% तो कुछ कर दें, तो भावनगर को फिर भी फायदा हो जाएगा। अब आके आप भाषण करेंगे 20 तारीख को लंबा चौड़ा, और वही वो घुसपैठ वाली बात करेंगे। अब यहाँ भावनगर का घुसपैठ से क्या लेना देना, लेकिन बात तो अभी कैसेट वही चल रही है, तो कैसेट वही चलेगी, है ना। लेकिन भावनगर के जो मूल प्रश्न है वो आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं इतने अरसे से कम 1.5-2 दशक हो गया आपने जो वादे किए थे, तो उसको पूरा कीजिए महाराज। घुसपैठ तो आप ही की सरकार है, आप ही का BSF है, आप ही के अर्धलश्कर ये पैरामिलिट्री फोर्स है, सब आपका है। आप चाहें तो रोक सकते हैं। अब यहाँ भावनगर के मैदान में जो है वो मंच से खड़ा होकर अब इस पर कुछ लंबा चौड़ा बोल देंगे तो उससे कुछ भावनगर का भला नहीं होने वाला है। तो ये थोड़ा आप समझ ले, तो आपसे विनती है, और तो क्या कह सकते हैं। सही बात है। इसमें अगर मोदी साहब ये 2 बातें करें तो भावनगर के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है। एक तो जो डायमंड इंडस्ट्रीज है वो वहाँ खत्म हो रही है धीमे धीमे, और लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बता नो रोज किस्से आ रहे हैं, रोज मतलब ऑन एन एवरेज काफी किस्से बढ़ गए हैं डायमंड वर्कर्स के। तो ये भावनगर की हालत बहुत खराब है। डायमंड में उनका नाम था, सूरत के बाद इनका नाम था, तो वहाँ खत्म हो रही है। ये अगर इनके लिए कुछ स्कीम डिक्लेयर करे कि नहीं हम ये करेंगे, मगर वो नहीं करेंगे। वहाँ जाके एक जो ये डिक्लेयर करने वाले हैं कि वहाँ 35,000 एकड़ जमीन जो है वो गवर्नमेंट जमीन है, ये जमीन देने वाले हैं इंडस्ट्रीज को और वहाँ के सोल्ट फार्म बनाने के लिए। तो ये 35,000 एकड़, अगर हमने अभी देखा कि एक जज ने जो बताया कि 3,000 एकड़ देने वाले अदानी को। हाँ, तो यहाँ पे तो 35,000 एकड़ ये जमीन देने वाले हैं, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, वो भी डिक्लेयर करने वाले हैं। क्या वो उनको देने वाले जिनका हम नाम नहीं ले सकते? नहीं वहाँ पहले फेदरा में वो बनाने वाले थे, फेदरा में, मगर उन्होंने नाम बोल लिया कि नहीं जिनका नहीं बन सकता है, जिनका हम नाम नहीं ले सकते, तो वो निकल गए। हाँ, जिनका हम नाम नहीं ले सकते। हाँ, जो अभी उनका ये नाम बोलते हैं, सब जर्नलिस्ट ये नाम बोलते हैं। तो फेदरा एयरपोर्ट है वो उनको देने वाले थे, उनको देने का तय कर दिया था, मगर फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट था वो नेगेटिव आया, तो वो ये मिस्टर ए हाथ खड़े कर दिए, तो उनको नहीं देने वाले और इंडस्ट्रीज और सोल्ट वर्कर्स के लिए, सोल्ट फैक्ट्री के लिए देने वाले। चलिए भाई, तो यही था आज, हमने बता दिया। हमको जो भावनगर यात्रा होने वाली है उससे पहले भावनगर के लोगों की जो आवाज़ दबी हुई है उसको हमने यहाँ उठाने की कोशिश की है। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमको लिख के कमेंट करके भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी हो तो इसको आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसकी लिंक है उसको आप शेयर कीजिए हो सके उतना, और ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो एनालिटिक्स है वो ये दिखा रहा है कि 53 to 54% ऑफ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। तो महाराज ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।